नमस्ते। आज हम फिर से बात कर रहे हैं भारत पाक का जो युद्ध हुआ 1971, जो विक्ट्री ऑफ इंडिया, लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश। आज युद्ध का तीसरा दिन है। 5 दिसंबर को 3 दिसंबर को युद्ध शुरू हुआ था, 16 दिसंबर को सरेंडर किया था पाकिस्तान ने। आज युद्ध का तीसरा दिन है। तो अभी तक जो एक्टिविटी हो रही थी वो सारी एक्टिविटी ईस्टर्न बॉर्डर पे हो रही थी इंडिया के। इंडिया के ईस्टर्न बॉर्डर मतलब ईस्ट पाकिस्तान की तरफ हो रही थी, क्योंकि ये जो सारा दिक्कत थी, जो सारा समस्या थी, वो वेस्ट पाकिस्तान वर्सेस ईस्ट पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ था। उसके मैंडेट को वेस्ट पाकिस्तान में माने नहीं गया था। शेख मुजीबुर रहमान को उनके दल ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया था। उसके बाद भी उनको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया गया था। वहीं से बांग्लादेश के स्वतंत्रता के आंदोलन की नींव पड़ी और वो एक लंबा संघर्ष उनका चल रहा था। और 25 मार्च 1971 को ऑफिशियली पाकिस्तान ने बांग्लादेश के ऊपर अपनी दमनकारी नीति का ऑफिशियल चालू कर दिया। लोग मारे जाने लगे, कहीं पे भी प्रोटेस्ट हो रहा था उसको हो गया। वो भी कभी टाइमलाइन में आपको बताएंगे कैसे कैसे क्या हुआ। आज लेकिन हम लोग थोड़ी बात कर लें कि वेस्टर्न फ्रंट पे कैसे युद्ध शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ। ईस्टर्न फ्रंट में मुक्ति वाहिनी अपना काम कर रही थी। मुक्ति वाहिनी, इंडियन फौजें ठीक से डिप्लॉय हो गई थी। वो एक फेमस स्टोरी हम लोग आगे कभी शेयर करेंगे, जब मानिक शाह और इंदिरा गांधी की बातचीत हुई थी कैबिनेट में, जब उन्होंने कहा था कि हमें समय चाहिए अपनी सेनाओं को ईस्टर्न बॉर्डर पे ले जाने का और उनकी पोजीशन ठीक करने का। अब ये करते 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 नवंबर का अंतिम सप्ताह आ गया है। इंदिरा गांधी जी दुनिया के सारे देशों के, काफ़ी जो बड़े देश हैं उनके दौरे कर आई हैं। एक वर्ल्ड ओपिनियन अपने पक्ष में बनाया है। उन्होंने सब जगह ये कहा है कि भाई ये पाकिस्तान का इंटरनल मामला ज़रूर है, लेकिन उसकी वजह से हमारे यहाँ 1 करोड़ से ऊपर शरणार्थी आ गए, हम उसको कैसे मैनेज करेंगे। पाकिस्तान धीरे धीरे अकेला पड़ता जा रहा है, लेकिन ये भी बिल्कुल साफ हो रहा है कि अब युद्ध के बिना काम चलेगा नहीं। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान को लगा कि ये ईस्टर्न बॉर्डर पे सारा प्रेशर है, सारा टेंशन है। उस टेंशन और उस प्रेशर को ईस्टर्न बॉर्डर से कम करने के लिए पाकिस्तान ने एज अ स्ट्रैटेजी वेस्टर्न फ्रंट पे अटैक किया। हिंदुस्तान के पश्चिम सीमा पे 3 दिसंबर को उनके हवाई जहाज़ों से हमला शुरू हुआ। हमारे एयरफील्ड, अब आगरा तक उनके जहाज़ आए बम गिराने, एयरफील्ड को डिस्ट्रॉय करने, लड़ाकू जहाज़ों को ख़राब करने। और बहुत स्ट्रॉन्ग, जो मैंने कल आपको बताया था, बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन हमारी नेवी ने 4 दिसंबर को किया। कराची बंदरगाह, जो उनका सैन्य, वहाँ नौसेना भी वहीं पे, उसका भी असेंबली वहीं होती है, उस पे उन्होंने उनके 4 मुख्य जहाज़, जो नौसेना के जहाज़ थे, उसको डुबोया गया। उनके बहुत से लोग मारे गए, बहुत से नौसैनिक मारे गए। और सबसे उसकी गर्व की और अच्छी बात यह थी कि हिंदुस्तान का एक भी हमारे कोई जवान उसमें शहीद नहीं हुआ। 5 तारीख को अब हम लोग ने, आर्मी ने अपना काम करना शुरू किया था। आर्मी ऑलरेडी डिप्लॉयड थी, लेकिन आर्मी ने वेस्टर्न सेक्टर की बात हो रही है। वेस्टर्न सेक्टर में जो इम्पोर्टेंट बैटल है जो लगातार चली, वो शकरगढ़ सेक्टर में बैटल ऑफ बसंतर बोलते हैं। बैटल ऑफ बसंतर इसलिए है क्योंकि वो जो बसंतर एक नदी है, ये समझिए एक नदी है जो रावी की ट्रिब्यूटरी है और रावी में ही जाके मिल जाती हैं। इस बसंतर की इसलिए इम्पोर्टेंस है कि ये जो जगह है ये पठानकोट से करीब 35-40 किलोमीटर दूर है। यही लिंक है बिटवीन जम्मू एंड पंजाब। अब अगर ये लिंक पे पाकिस्तान का कब्जा हो जाता है तो आप टोटली कट ऑफ हो जाते। आपका जो पंजाब से और जो जम्मू का आवागमन है वो खत्म हो जाता। इसलिए वो इम्पोर्टेंट था पाकिस्तान के लिए। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान का जो बड़ा मिलिट्री बेस है सियालकोट, वो बिल्कुल इसके पास है।
तो इंडियन आर्मी को भी ये लगा कि अगर हम इसको, अगर उन पाकिस्तान ने शुरू कर दिया है और अगर हम आर्मी के रूप में इस पे बिल्टअप कर लेंगे तो पाकिस्तान भी अंडर अंडर प्रेशर आ जाएगा। आपको एक छोटी सी चीज घटना याद दिला दूं, कि ये जो बैटल ऑफ बसंतर है, इसमें दो पीवीसी मिले। मैं परमवीर चक्र की बात अलग अलग करता रहूंगा। इनका एक पीवीसी जो था वो सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल, बहुत ही नौजवान, बिल्कुल यंग ऑफिसर, 17 पूना हॉर्स का। उन्होंने मतलब अप्रतिम कौशल दिखाया और अपने शहादत दी, उनको परमवीर चक्र मिला था। और दूसरा परमवीर चक्र मेजर होशियार सिंह दहिया को, जो 3rd ग्रेनेडियर्स के थे, उनको यहाँ पे पीवीसी मिला था। मेजर होशियार सिंह उन बहुत चंद लोगों में हैं जिनको जीवित रहते हुए पीवीसी मिला है, नहीं तो ज्यादातर पीवीसी मरोड़ों पर अंत मिले हैं, लेकिन मेजर होशियार सिंह फिर जीवित रहे। 1998 में उनकी मृत्यु हुई कार्डियक अरेस्ट से, जो रिटायर हो गए थे तब तक आर्मी से। अब आज हम लोग, आपको मैंने ये इसलिए बैकग्राउंड बताया कि ये युद्ध इस तरह से बढ़ रहा था ईस्टर्न सेक्टर से, अब वेस्टर्न सेक्टर भी एक्टिव हो गया था। मैं आज एक आपको रेफरेंस समझने के लिए 65 वॉर का भी एक इंसिडेंट बताऊंगा। 65 वॉर इसलिए इंपॉर्टेंट थी कि उसको शुरू फिर पाकिस्तान ने किया था, और पाकिस्तान को उस समय लगा था कि ये बिल्कुल सही टाइम है, 65 की मैं बात कर रहा हूं, कि जब उनको ऐसा लगा था कि 62 वाली जो चाइना से हमारा लड़ाई हुई थी, उसमें हमारा परफॉर्मेंस बहुत खराब था, अच्छा नहीं था, अच्छा छोड़िए खराब था। उसके बहुत से कारण हैं, वो कभी और डिस्कस किए जाएंगे। अब पाकिस्तान इस गलतफहमी में आया कि ये लोग एक युद्ध हार चुके हैं, नेहरू जी की डेथ हो चुकी है, शास्त्री जी नए प्रधानमंत्री हैं, अभी इनको बहुत तजुर्बा नहीं है, और इस समय इट इज द राइट टाइम टू स्ट्राइक। ये उनकी स्ट्रैटेजी थी। उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो देश है उसके पास आजादी भले ही 47 में मिली, लेकिन उसके पास एक 4-5 हजार साल का इतिहास है, और वो इतिहास ये है कि हम आक्रमण तो हमने कभी नहीं किसी के ऊपर किया, लेकिन अगर किसी ने हमें आंख दिखाई तो फिर हमने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो वही 65 में हुआ। इन पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी ये थी कि सारा जो युद्ध है उसको हम लोग कश्मीर में ही रखेंगे और कश्मीर में आइसोलेट करके बाकी हम लोग छोड़ देंगे, लेकिन युद्ध के स्केल को बढ़ा दिया शास्त्री जी ने, विच दे नेवर थॉट। शास्त्री जी ने उस युद्ध को जो कश्मीर तक केंद्रित रखना चाहते थे, उसको उन्होंने पंजाब और राजस्थान तक फैला दिया, विच दे, जो इनके लिए बहुत ही अजीब सा था, वो कभी सोचे भी नहीं थे। तो इस कथा का एक इंपॉर्टेंट वो था, लैंडमार्क था, हाजी पीर का दर्रा, इफ यू रिमेंबर, हाजी पीर का दर्रा 65 वॉर का एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क था, और जो हमारी फौजों ने जाके उस पर कब्जा किया था। वो कब्जा करने वालों के में जो पारास के जांबाज लोग थे, उनके एक ऑफिसर जिन्होंने जो उस समय जिन्होंने अटैक किया था और उस पर विजय प्राप्त की थी, उनसे मेरी बात हुई है, कर्नल वीपीएस चौहान से। कर्नल वीपीएस चौहान एक बहुत जाबाज अफसर, पारास विच इज, और वो भी 1 पारा के, जो एलीट ऑफ द एलिटिस्ट, इंडियन आर्मी की बिल्कुल नाक शान की बात। और उसके अलावा ये मतलब बहुआयामी स्कीइंग कॉलेज जो है फौज का, उसके प्रिंसिपल रहे। इस समय मेरे ख्याल में 74-75 वर्ष से ज्यादा के हैं, लेकिन जज्बा और फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस किसी भी नौजवान से ज्यादा। मैंने उनसे बात की, उस समय अमेरिका में हैं, बच्चों के पास गए हुए हैं। मैंने उनसे बात की, उन्होंने अपने हाजी पीर पास को कैसे उस पर विजय प्राप्त की उसको शेयर किया है, आइए सुन लेते हैं। You know, it all started with Pakistan plan to actually seize Kashmir Valley, the entire Kashmir Valley. And they conceived this plan sometime during early 60s, and they called it Operation Gibraltar.
In that Operation Gibraltar, they had planned a massive infiltration supported by these Rajakars, that is the tribals from Pashtun, the Pashtun tribals and other tribals, and they were to initially uh, infiltrate and capture strategic areas, and then the Pakistani army was to advance to exploit those gains by these infiltrators. Uh, as against the common belief, as I told you earlier, this operation had started from 63 itself. But 65, they wanted to implement it during August. A massive kind of infiltration started taking place. 64 itself and 65 beginning. And to ward off against this kind of sinister plan of Pakistan, uh, the Indian Army planned to capture Hajipir. Also, there's so many other places in down Jammu sector and Poonch sector. And for that, 68 Brigade was given the task. Brigadier Zoru Bakshi was commander. We were part of that brigade, one para. And there were other two battalions also, and these three battalions were actually to capture. Initially, the plan was, I'll show you. So, yes, so here we are. This is the actual mountainous terrain. Now, the Hajipir Pass is here somewhere. And Uri is down in the valley. And let me show you the next exhibit. This is Hajipir Pass. And these are various features, which I'll tell you later about. Now, as I told you that three battalions were there. We were tasked to capture Hajipir Pass. And for that, one para. Now, on these ranges, the Pakistanis were deployed. And their permanent defenses were there, and they were there since 47. And they were heavily fortified. So initially, we were to capture the sunk feature here, one para. And the other battalion is the Rajput battalion, which was to go down and capture Hajipir. So from here, we were to capture sunk here and give access to Fort Rajput to go through this and avoid all these places, Sar and Lady Valley Gully, and capture Hajipir. Another battalion was given the task to come and capture Badori here. There's a feature, almost 12,000 feet height. Gulmarg is somewhere here. So we, one para, we launched attack here. And first day, we could not capture. That was on 24th or 25th night, August 1965, we could not capture. But next day, we launched another attack and we captured the sunk feature here. And then we came and captured Sar. Now, Fort Rajput was to exploit and come here, but I think they were held somewhere near Sar here. So we sought permission from the higher headquarters to go straight for Hajipir. And permission was granted, of course. So we come down here and we attacked Hajipir. Now, you see, after the enemy sunk here, they were in a disarray. They never expected that we could capture the sunk feature. It was very well fortified. And they had a lot of mines there and barbed wire. But nevertheless, we captured it. And
So in the they started withdrawing and they fortified Sar. They also fortified Ledwali Gali, and presuming that we'll capture Hajipir, they also came and occupied the heights here in Hajipir area. Fort Rajput's attack was stalled at Sar here because after withdrawing from Sank and other places, they put a very strong defense here again. The 3rd Battalion was to capture Badori here, as I told you, about 12,000 feet. Now, this battalion also could not capture Badori. So we exploited, and like a pincer movement, we advanced. We got down in the valley, then climbed up again, and then we advanced and captured the northern features of Hajipir. And the next day, that is 28th August, we captured these other heights also here. And in the meanwhile, Fort Rajput also came and joined, and they established some position here, just sort of Hajipir Pass. Later on, we also wanted to exploit, and so this was Hajipir, and these heights also we wanted to capture. So we launched an attack on point 8777. That was on 1st of September, 2nd of September, and I was leading this. We captured 8777. That would have given depth to the pass. That means they could not attack directly to Hajipir. But 8777 was, we were asked to vacate 8777 because there were no artillery support here, 8777. And 8777 was captured in conjunction with operation here in Poonch. So that Poonch operation also did not succeed, but nevertheless we captured Hajipir, nice and proper. Now, see, after capturing Hajipir, from Poonch side, we linked to Uri. So the road was opened and the vehicle started coming and through Hajipir to Uri. अब क्योंकि ये 65 की वॉर की बात मैंने आपको सिर्फ रेफरेंस को समझने के लिए समझाया था कि सर कैसे बिल्टअप हुआ था पाकिस्तान से, क्योंकि वेस्टर्न फ्रंट था फिर ये। अब जरा ईस्टर्न फ्रंट की भी बात सुन लें, क्योंकि 65 में और 47 में हमारा ईस्टर्न फ्रंट कंपैरेटिवली क्वाइट था, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन 71 की पूरी वॉर की जो कहानी थी वो ईस्टर्न फ्रंट में लिखी गई थी, और उस कहानी को समझने के लिए मेरे पास मेजर जनरल हर्ष कक्कड़ से बेहतर कोई व्यक्ति नहीं था, जिन्होंने फौज से रिटायर होने के बाद एक बड़ा अध्ययन को अपना वो चुना है। और इनके बहुत रिसर्च पेपर्स आते हैं, बहुत आर्टिकल्स छपते हैं, बहुत जगह बातचीत के लिए बुलाए जाते हैं, सेमिनार्स में जाते हैं, और इन्होंने अपने जीवन का ध्येय इस फौज के इस रिसर्च को बना रखा है। वो आज हम लोगों को थोड़ा समझाएंगे ईस्टर्न बॉर्डर पे किस तरह से बिल्डअप हो रहा था ड्यूरिंग दिस वॉर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय बांग्ला। नमस्कार। आज मेरे साथ मेजर जनरल हर्ष कक्कड़ साहब। हर्ष कक्कड़ साहब सोल्जरिंग के बाद बहुत पढ़ते लिखते हैं डिफेंस के बारे में, तमाम जनरल्स में छपता ही है, आप लोग भी पढ़ते सुनते होंगे इनको। और मेरे लिए जब कुछ नया चीज मुझे समझनी होती है या वो उसमें कुछ मेरे समझ में नहीं आता है, तो मैं आपके पास जाके उसका क्लैरिफिकेशन ले लेता हूँ। जनरल साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत है उसमें जो हम लोग 71 की लड़ाई की स्वर्णिम जयंती वर्ष मना रहे हैं। बांग्लादेश का लिबरेशन भी हुआ था। जनरल साहब, सबसे पहला जो मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा, जो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान था 1971 से पहले, उसमें 7 दिसंबर 1970 में इलेक्शन होते हैं, और इस बीच वहां का जो भी होता है वो ईस्ट पाकिस्तान में शेख मुजीब की पार्टी जीत जाती है पूरे ठीक से, पूरी नेशनल असेंबली। उसको वो सत्ता देना नहीं चाहते हैं, उनकी अपनी समस्याएं होती हैं,
और 25 मार्च को वो ऑपरेशन सर्चलाइट अपने यहां शुरू कर देते हैं ईस्ट पाकिस्तान में, और वहीं से एक तरह से नींव पड़ती है इस युद्ध की। ये क्योंकि 3 दिसंबर, एक साल के अंदर आप बांग्लादेश बना दिए थे आप लोगों ने, तो इसका थोड़ा एक मुझे बैकग्राउंड समझाइए कि ये क्या इसकी नींव 47 में पड़ गई थी, या इसकी नींव 7 दिसंबर 1970 में पड़ी, जब उनके मैंडेट को उन्होंने इज्जत नहीं दी? लीव तो उनकी 1947 से ही चल रही थी। पहला झगड़ा तो ये था कि उन्होंने उर्दू और इंग्लिश, जो उन्होंने दो भाषा ली है वेस्ट पाकिस्तान ने पूरे देश के लिए, इंक्लूडिंग ईस्ट पाकिस्तान के लिए, और ईस्ट पाकिस्तान जिसका पॉपुलेशन उनसे काफी ज्यादा था, वो बंगाली मांग रहा था एज वन ऑफ द नेशनल लैंग्वेजेस, जो वेस्ट पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं था। झगड़ा उधर से शुरू हुआ। दूसरी बात थी कि वेस्ट पाकिस्तान क्योंकि मेनली पंजाब डोमिनेटेड था, उनकी आर्मी उस समय पंजाब डोमिनेटेड थी, उनकी ब्यूरोक्रेसी, उनकी पॉलिटिकल पार्टी सब पंजाब डोमिनेटेड थी। सो ऑटोमेटिकली उन्होंने जो ईस्ट पाकिस्तानीज के बंगालीज थे, उनको उन्होंने समझा कि वो हमारे से काफी नीचे हैं, और इन्होंने यही रखा था कि पूरा कंट्रोल रहेगा वेस्ट पाकिस्तान में। तो जब इलेक्शंस हुए थे दिसंबर 1970 में, शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी ने 160 सीटें जीती 162 में से, तो 2 ही सीट उन्होंने कंप्लीट ईस्ट पाकिस्तान में हारी थी, और वेस्ट पाकिस्तान में भुट्टो ने सिर्फ 81 सीट जीती थी, विच वाज द लार्जेस्ट पार्टी इन वेस्ट पाकिस्तान। ऑटोमेटिकली शेख मुजीबुर रहमान को प्राइम मिनिस्टर बनना था। याया खान, जो उस समय एक बड़े हेवी ड्रिंकर थे, वुमनाइजर थे, और पाकिस्तान के मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे, वो और भुट्टो ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम ईस्ट पाकिस्तान के किसी रिप्रेजेंटेटिव को देंगे नहीं, क्योंकि उनको यही दिमाग में था कि पंजाबी स्ट्रांग है, और उन्होंने वो मंजूर करने से इनकार कर लिया। अब ये नहीं कि भाई डिस्कशन करो, कोई सोल्यूशन निकालो या री इलेक्शन करो, कुछ करो। उन्होंने जाके मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर दिया और ऑपरेशन सर्चलाइट लॉन्च कर लिया। अब ऑटोमेटिकली जहां पे आपने ऑपरेशन सर्चलाइट लॉन्च किया, तो जहां पे रेप्स, जेनोसाइड, जो अभी यूएन एचआरसी ने भी, ह्यूमन राइट्स ने भी उनको मांगा हुआ है कि भाई आप अनकंडीशनल अपॉलॉजी दो इस जेनोसाइड के लिए, वो माने नहीं। उस समय जैसे जेनोसाइड शुरू हुई और जैसे यहां डेथ शुरू हुई, रेफ्यूजीज इंडिया में स्ट्रीम करने लगी, चारों तरफ तो इंडिया ही थी, और जहां पे 10 मिलियन रेफ्यूजी इंडिया में आ गए, इंडिया की इकोनॉमी उस समय समझो कुछ थी नहीं, हम अपने पॉपुलेशन को फीड नहीं कर पा रहे थे, तो ये 10 मिलियन जो आ गए थे, इनको हम कहां से देंगे। दूसरी बात, जब आप ऐसा कोई एक्शन लेते हो जैसे ऑपरेशन सर्चलाइट आपने किया, ऑटोमेटिकली अंदरूनी रिवोल्ट होगा। वो रिवोल्ट के साथ मुक्ति वाहिनी शुरू हो गई। अब इंडिया ने पहले तो शेख मुजीबुर रहमान को सपोर्ट किया ऑटोमेटिकली, क्योंकि लीगली और डेमोक्रेटिकली उनको सपोर्ट करना जरूरी था। दूसरी बात थी कि जो रेफ्यूजीज आए थे उनको इंडिया केटर नहीं कर पा रही थी। एक ही सोल्यूशन था कि आप मुक्ति वाहिनी को सपोर्ट करो, जिससे कि कम से कम ईस्ट पाकिस्तान के अंदर अगर कोई फ्रीडम स्पेस हो गया या मुक्ति वाहिनी के ने कुछ जमीन ले ली, तो ये रेफ्यूजीज वापस जाएंगे, तो हमारा बर्डन कम होगा। तो ये जो सिनेरियो बिल्डअप हो रहा था इंडिया के अंदर, इसके लिए कुछ टाइम के बाद इंडिया को समझ आया कि कोई सोल्यूशन नहीं है। देशों ने बीच में आके बात करने की कोशिश करी, पर इंडिया का स्टांस एक ही था, या आप रेफ्यूजीज को ले लो, या रेफ्यूजीज को वापस भेजो ईस्ट पाकिस्तान में, या आप उनको फंड करो। हम उनको सपोर्ट नहीं कर सकते, और हम ये पॉपुलेशन इंडिया के अंदर हम ले नहीं सकते। तो जब ये बातचीत फेल होने लगी, तो और कोई सोल्यूशन था नहीं, बल्कि कि ऑपरेशंस लॉन्च करो, कुछ जमीन कैप्चर करो या कुछ इलाका क्रिएट करो जहां पे रेफ्यूजीज जाएंगे और हमारे रेफ्यूजी का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। और ये जो आप इलाका कैप्चर करोगे चारों तरफ, क्योंकि चारों तरफ का इंटरेस्ट था तब, क्योंकि रेफ्यूजी सब जगह आ चुके थे, तो अगर ये जाएंगे तो ये जो इलाका बनेगा ये बफर बन जाएगा। इनिशियली वो थॉट प्रोसेस था, बट सब्सिक्वेंटली वो थॉट प्रोसेस चेंज होने लगा, और जो प्रेशर्स इंडिया के ऊपर बिल्डअप हो रहे थे, सरकार के ऊपर बिल्डअप हो रहे थे, क्योंकि और कोई तरीका था नहीं जिससे कि आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करो।
पाकिस्तान सुनने को तैयार नहीं था। वो कोई बीच में आए तो वो उनके साथ डिस्कस करके हल निकालने के लिए तैयार नहीं थे। उनका भी बिलीफ ये था कि हमारे साथ जो चाइना है, यूएस है, हम सियाटो के मेंबर है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के, तो हमें चारों तरफ से दुनिया से सपोर्ट आएगी, इंडिया को कहीं से मिलेगी नहीं, ज्यादातर रशिया से थोड़ी डिप्लोमेटिक सपोर्ट मिलेगी। तो उनका ये थॉट प्रोसेस और कह रहे थे कि इंडिया कुछ कर पाएगा नहीं। ये इरादे के साथ पाकिस्तान डटा हुआ था और इंडिया के पास और कोई चारा था नहीं कि वापस अगर आप करोगे नहीं कब्जा तो फिर ये रेफ्यूजीज जाएंगे नहीं। और मेन प्रॉब्लम हमारे पास था कि डेमोग्राफी चेंज हो रही थी। डेमोग्राफी की रेफ्यूजीज जहां आए थे तो पूरा डेमोग्राफिक पैटर्न चेंज हो रहा था, और एक बार अंदर आ गए तो फिर ऑल ओवर इंडिया स्प्रेड हो रहे थे, तो ये भी इंपैक्ट आ रहा था। तो आपके पास और कोई मेजर ऑप्शन था ही नहीं अदर देन टू गो टू वॉर टू रिजॉल्व ये जो प्रॉब्लम्स इंडिया फेस कर रही थी इकोनॉमिकली, डेमोग्राफिकली, उनके फूड स्टॉक्स, वैसे ही हमारे पास प्रॉब्लम्स अपने थे, तो ये एड अप हो रहा था। जी मैं साहब एक और बेसिक चीज है जो कहीं बहुत क्लियरली किसी ने नहीं बताया, मैं आपसे पूछ लूं। ऐसा कहा जाता है कि 1965 में इंडिया के लिए केक वॉक था अगर वो ईस्टर्न सेक्टर में चलना चाहती, क्योंकि वो पाकिस्तान उसको प्रोटेक्ट ही नहीं किया था। और वेस्टर्न पाकिस्तान वाले इसका एलिगेशन लगाते हैं कि शेख मुजीब की एक अंडरस्टैंडिंग इंडिया के साथ हो गई थी 62 वॉर में भी और 65 में भी। वो इस तरह का एलिगेशन शेख मुजीब पे लगाते हैं। ये कहां तक सही है, क्योंकि 65 में हमने ईस्टर्न फ्रंट पे कुछ नहीं किया था। हमने दोनों 65 में और 71 में कोई इंटेंशन नहीं था वॉर का। 65 में जब पाकिस्तान ने किया ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च किया तो हम बेसिकली वहां पे डिफेंड कर रहे थे, क्योंकि जितना आप एक्सपैंड करो उतना इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट करता है, और उस समय इंडिया कहीं अलाइंड नहीं थी, तो हम लोगों ने ईस्ट पाकिस्तान में कोई खास एक्शन नहीं लिया। दूसरी बात याद रखो कि महीना था सितंबर जब पाकिस्तान ने लॉन्च किया। सितंबर के महीने में वहां पे अभी तक बारिशें खत्म नहीं होती। ऑपरेशंस ईस्ट पाकिस्तान में अगर आप लॉन्च करते सितंबर 1965 में, आपके फोर्सेस ज्यादा अंदर जा नहीं पाते, मेनली क्योंकि वेदर कंडीशंस, ग्राउंड कंडीशंस, आपका आर्मर नहीं निकल पाता। फिर आपको जो फोर्सेस आपके पास अवेलेबल थे आपको दोनों तरफ स्प्लिट करने पड़ते, ईस्ट पाकिस्तान के लिए एडिशनल फोर्सेस मूव करनी पड़ती, तो उसके कारण, और फिर उतना ही आपके पास जो इक्विपमेंट है खासतौर पे एयर पावर और बाकी चीजों के ऊपर इंपैक्ट पड़ना था। और अगर कोई खास गेन्स नहीं मिलने थे बिकॉज ऑफ वेदर एंड ग्राउंड कंडीशंस, तो वहां जाने का कोई खास मतलब था नहीं जी। और चाहे वो ब्लेम करें, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री बुक्स अभी भी खोल के देखो, 71 की डिफीट वो किसके ऊपर डालते हैं? वो कहते हैं कि बांग्लादेश में उस समय बंगाली हिंदूज बहुत ज्यादा थे, ज्यादातर वो स्कूल टीचर्स थे, ज्यादातर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स थे। उन्होंने जो वहां के मुस्लिम्स है उनके दिमाग में डाल दिया था कि वेस्ट पाकिस्तान अग्रेसर है, वेस्ट पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, और उन्होंने ये जो एटमॉस्फेयर किया था वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ, वो बेसिकली बंगाली हिंदूज थे जो अपनी पूरी इनकम इंडिया को भेजते थे और वहां ईस्ट पाकिस्तान में कुछ खर्च नहीं करते थे। ये अगर आप एक आर्टिकल पढ़ो 2014 या 2015 अगस्त 15 का निकला हुआ है पाकिस्तान न्यूज़पेपर डॉन में, आपको ये पूरा आर्टिकल मिलेगा जिसके अंदर उनकी पूरी ट्विस्टेड हिस्ट्री है। 65 की भी उन्होंने यही लिखा है कि पाकिस्तान ने इतनी जमीन कैप्चर कर ली कि इंडिया डर के यूएन भागा और पाकिस्तान ने बड़े अच्छे मूड में आके उनको वापस कर दी। तो ये उनकी ट्विस्टेड हिस्ट्री है, इसके साथ अगर आप जाओगे तो खुद आप हैरान हो जाओगे। जी जी, थैंक यू सो मच जनरल साहब फॉर ज्वाइनिंग। और मैं आपको आगे थोड़ा आपके पास समय होगा तो, क्योंकि बहुत सी और चीजें हैं जो आपसे समझनी है। आज के लिए थैंक फॉर ज्वाइनिंग, क्योंकि ये 14 दिन तक हम इसको रोज चलाएंगे समझाने के लिए और समझने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार।